चलिए भाई, नमस्कार ऑनलाइन वालों। यार देखो, हम बीच में क्लास रोक देते हैं तो बुरा मत मानो यार, क्योंकि नथिंग इज फ्री में। प्रत्येक चीज़ अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो आपको अगर ज़रूरत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बाकी जहाँ तक क्लास चलती है वहाँ तक चलने दीजिए। तो देखिए, यहाँ से बीपीएससी के पीटी में बहुत बार सवाल पूछा गया है, यहाँ से कोपेन से, ठीक है। और यूपीएससी के पीटी में इससे सवाल बहुत कम आता है, एग्जैक्ट कोपेन का नाम दे के। कोपेन का नाम दे के नहीं आता है, लेकिन सवाल यहाँ से पूछा जाता है पीटी में भी, और मेंस आंसर लिखने में आपको मदद करेगा, ठीक है। तो अब हमारा सवाल है कि जलवायु कहते किसे हैं भाई, जलवायु का डिफिनेशन क्या होता है बताइए। प्लीज यू डिफाइन क्लाइमेट। हम्म। 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 ये हो गया क्लाइमेट। आप जो बोले इंग्लिश में, हिंदी में उसको बताइए तो क्या बोले आप। देखिए, अंतर आ जाएगा। हम्म। हम्म। हमने कहा था हिंदी में बोलने के लिए, आधा हिंदी आधा इंग्लिश घुसेड़ दी। कोई बात नहीं, ठीक है, गलत बताया, आप जो भी बताए गलत बताए। इस बात का हमें बेहद खेद है, बहुत दुख है कि हमने जलवायु पर परिभाषा बताई। तो बताइए आप रवि, क्या बताए थे हम जलवायु पर परिभाषा। जी, क्लाइमेट का डिफिनेशन क्या है। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है आपके द्वारा। मौसम बहुत। हम्म। मौसम का परिभाषा क्या होता है। फेनोमेना, लॉन्ग टर्म फेनोमेना। हाँ। तो लॉन्ग टर्म फेनोमेना बाकी। इन्हीं, हाँ मतलब, नहीं मतलब उस क्षेत्र में अगर देखिए, जलवायु में तीन कंपोनेंट होता है। एक हो गया हमारा टेम्परेचर, एक हो गया वर्षा, यानी हम रेन कह सकते हैं, और एक हो गया हमारा दाब, प्रेशर। तो जब लॉन्ग टाइम तक इन तीनों चीज़ों में परिवर्तन ना हो तो वहाँ उस तरह क्लाइमेट बन जाएगी, ठीक है। जैसे मिनिमम एज लिया जाता है 25 ईयर्स, ठीक है। 25 ईयर्स तक सपोज कि अगर किसी क्षेत्र में आज का हमारा जो 40 डिग्री या 50 डिग्री या 60 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, नॉर्थ या साउथ में। साउथ में तो लैंड नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं, हम नॉर्थ की बात कर लेते हैं। तो अगर वहाँ पे सपोज कीजिए कि 35 डिग्री टेम्परेचर लगातार काफ़ी दिन तक रह जाए, 25 साल तक, 20 साल तक रह जाए, तो क्या होगा, वहाँ क्लाइमेट चेंज हो जाएगा ना। तो जहाँ जैसे टेम्परेचर होगा वैसे ही तापमान चेंज हो जाएगा, प्रेशर, टेम्परेचर चेंज टू प्रेशर। और जैसे टेम्परेचर प्रेशर चेंज होगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन चेंज चेंज हो जाएगा, वर्षण चेंज हो जाएगा। तो यही तीनों चीज़ें ना, तो ये तीनों में परिवर्तन अगर लॉन्ग समय तक ना हो, ठीक है, और हो या तो फिर जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अभी देखिए, अभी हमारा क्या कहा जा रहा है, तो जलवायु समझ गए। जलवायु ये तीनों। और मौसम में हम बताए थे, मौसम में क्या होता है, इसके परिवर्तन की कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है। 5 मिनट पहले मौसम कुछ और हो सकता है, 5 मिनट बाद मौसम कुछ और हो सकता है, कोई निश्चित समय नहीं है। कभी 5 दिन तक मौसम वैसा ही रह सकता है। तो बस यही टेम्परेचर, प्रेशर एंड रेन, रेनफॉल, इसमें डिपेंड करता है कि कितने समय बाद परिवर्तन होता है। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन का अगर हम देखें, यहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन लिखा हुआ है, क्लाइमेट चेंज लिखा हुआ है, तो क्लाइमेट चेंज का डेफिनेशन जब भी आप लिखेंगे तो यही लिखेंगे, इसमें परिवर्तन ही क्लाइमेट चेंज कहलाता है। अभी हम लोग आईपीसीसी क्या होता है, आईपीसीसी ये होता है ना, क्या है ये, क्या है भाई, फुल फॉर्म क्या है इसका। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये अपनी रिपोर्ट देती है, ठीक है। पांचवी रिपोर्ट इसकी आ चुकी है, छठी आने में। इन्होंने कहा ना कि अगर आपको जलवायु परिवर्तन कम करना है, कंट्रोल में लाना है,
तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर अधिक नहीं बढ़ना चाहिए था। ये है इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये रिपोर्ट आया है, इतना तो जानते होंगे। तो बेसिकली ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा पेरिस COP21 पेरिस 2015 में जो हुआ था, तो लक्ष्य रखा गया था 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन इन्होंने आईपीसीसी ने कहा कि नहीं, 2 डिग्री आपका मैक्सिमम है, आप 1.5 तक ही सीमित रखिए, ठीक है, 1.5 तक सीमित रखिए, तभी आप जलवायु को कंट्रोल में रख पाएंगे। जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो कम हो पाएगा। जी हाँ, जैसे अभी हम लोग कहते हैं ना कि यार इस बार गर्मी बहुत अधिक पड़ा है, तो दैट मीन्स क्या कि पिछले साल की अपेक्षा टेम्परेचर इस बार बढ़ा है। तो देखिए ये कब किस पे ऊपर दिया जाता है, कहा जाता है कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में चला था, उस समय उन लोगों ने इतना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा कि परिवर्तन होते होते चीज़ें चेंज हो गई। तो देखिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब हुआ था, 18वीं शताब्दी में, ठीक है। तो आप 18वीं शताब्दी अगर उसके बाद भी लेके देखिए कितना टाइम लगा चीज़ों को चेंज होने में। तो ये है क्लाइमेट चेंज, एक लॉन्ग प्रोसेस। अब जैसे इसी तरीके से देख लीजिए, सपोज कि हमारे जम्मू कश्मीर टेम्परेचर अभी कम रहता है, लेकिन टेम्परेचर अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया, जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर अभी 10 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पे अगर 12 डिग्री टेम्परेचर रह जाए कुछ दिन तक, तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि 10 डिग्री में जो जीव सर्वाइव कर रहा था वो 12 में नहीं कर पाएगा, 12 नहीं कर पाएगा ना, तो वो जीव तो मर जाएगा। और जो इधर है हमारा इक्वेटर की तरफ, या 25 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 25 डिग्री पे, 15 डिग्री पे, जो वहाँ जो जीव है जो 10 डिग्री टेम्परेचर में सर्वाइव, 12 में सर्वाइव कर रहा है, तो यहाँ तो 14 हो जाएगा, तो वो सड़क के आगे चले जाएगा 12 पे, तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा ना। और इसी को हम लोग पर्यावरण के शब्द में क्या कहते हैं, एडोप्टेशन, ठीक है, कि हम जलवायु के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे बताए थे ना कि कोई यहाँ के इंडिया कोई लोग जाकर अमेरिका में रहने लगा, तो वहाँ के क्लाइमेट में वो घुल मिल गया, तो क्या होगा, एडोप्टेशन कर ले वहाँ के जलवायु को। तो पर्यावरण के टर्म इसी को कहते हैं एडोप्टेशन। तो जलवायु परिवर्तन समझ गए, ठीक है। तो ये समय लेता है, और ये सब पता आईपीसीसी से पता होना चाहिए था ना। चलिए अब इसमें तीन चीज यहाँ पे है, 3 लोगों ने दिया था, एक कोपेन साहब ने दिया था, एक त्रिवार्था का है, एक थॉर्नवेट का है, ठीक है, 3 आदमी ने दिया था। ऑप्शनल में तीनों पढ़ना पड़ता है हम लोग को, वहाँ पे सवाल आता है ऑप्शनल में लिखने के लिए। हाँ, लेकिन ये कोपेन का इसमें सिर्फ दिया हुआ है, आगे देखते हैं किसका किसका और दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए देखते हैं कोपेन साहब बेसिकली थे क्या। हमने कुछ दिन पहले बताया था कि वेगनर का सिद्धांत, वेगनर ने क्या सिद्धांत दिया था, कॉन्टिनेंटल स्लोप, प्लेट वाला, क्या प्लेट टेक्टोनिक का वेगनर साहब ने दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था। भाई प्लेट की बात तो हेरी हेस के बाद आया था ना, जैसे हमने बताया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग बताया था, उसके बाद प्लेट की बात आती है 1967 के बाद, 67 या 1 जो भी वैसे, ठीक है। तो उसके बाद था ना, तो हमने कहा कि वेगनर क्या थे, किसमें वेगनर की विशेषज्ञता थी, किस फील्ड में। हाँ, वो एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, ठीक है, भूगर्भ शास्त्री और क्लाइमेटोलॉजिस्ट दोनों थे। उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र में क्लाइमेट कैसे परिवर्तन हो गया, तो उन्होंने उसका अध्ययन करा। वही इन्होंने इनके बारे में वही कहा जाता है कि ये भी जो है ना एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जलवायु वेत्ता थे। और इनके बाद इन्होंने देखा कि जैसे कुछ क्षेत्रों में कि भाई इस क्षेत्र की वनस्पति ऐसे क्यों है, इन्होंने ये अध्ययन किया, और इस क्षेत्र की वनस्पति ऐसे क्यों है, वनस्पति में चेंज क्यों है। तो फिर इन्होंने अनुभव मतलब क्या कहते एक्सप्रेशन करना शुरू किया, और इन्होंने फिर सिद्धांत दिया, थ्योरी दिया कि ये वनस्पति यहाँ से, जैसे हमारा इक्वेटोरियल रीजन का वनस्पति कुछ और है, तो पोल पे हमारा कुछ और है, ठीक है। तो वही यही कह रहा है कि इन्होंने ऐसा अनुभवी किसको कहा जाता है, तो अनुभव के आधार पर इन्होंने पहले देखा, फिर विश्लेषण किया। तब हम इसको पढ़ना शुरू करते, समझ गए पूरा बैकग्राउंड क्या था।
देखिए, कह रहा है कि आंकड़े विश्व की जलवायु का अध्ययन जलवायु संबंधी आंकड़ों एवं जानकारियों को संगठित करके किया जा सकता है। इन आंकड़ों को आसानी से समझने के लिए उनका वर्णन विश्लेषण करने के लिए, अब देखिए यहीं पे आप जब मेंस लिख रहे हैं तो आप लिख देंगे कि विश्लेषण कीजिए, क्या लिखा, नहीं, वर्णन और विश्लेषण कीजिए। सरकार की नीतियों का वर्णन और विश्लेषण किया जाना चाहिए था तथा जनता को इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों से अवगत कराया जाना चाहिए था। ऐसे होता है मेंस में। नहीं, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों शब्द एक ही है, ठीक है, लेकिन ये है कि ये आपके शब्द को थोड़ा वजनदार बना दिया बस। उन्हें अपेक्षा की छोटी इकाइयों में बांटकर संश्लेषित किया। अब देखिए यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया विश्लेषण और यहाँ लिख दिया क्या, संश्लेषण। ऐसे होता है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्ड, सिनोनिम्स वर्ड इंग्लिश में कहा जाता है ना, तो एक ही वर्ड के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्ड आप कहाँ कहाँ से लाएंगे। संश्लेषण का मतलब बेसिकली होता है प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसे ही कहा जाता है कि आप जो मेंस में होता है ना कि आंसर राइटिंग करते हैं तो शब्द कहाँ से लाएं, तो ऐसे ही जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि शब्द कहाँ से लाएं। तो जलवायु का वर्गीकरण 3 वृहद उपगमनों, उपगमन का इंग्लिश देखिए लिखा होगा अप्रोच, ठीक है। तो 3 वृहद उपगमनों द्वारा किया जाता है। अप्रोच क्या होता है, बेसिकली हम लोग अगर उपगमन को डिफाइन करें तो क्या होता है, अप्रोच क्या होता है, तरीका, ठीक है। कोई एग्जाम्पल, ठीक है, हाँ, काम करवाने कई तरीके होते हैं। जैसे बेसिकली होता है क्या ना, किसी मान के लिए हम लोग अक्सर बात करते थे, अरे तुम्हारा कोई अप्रोच है तो लगा दो ना यार, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं, 2-3 विकल्प तलाशते हैं, इधर से डायरेक्ट या कुछ। तो यही यही कह रहा है यहाँ पे कि अप्रोच उन्होंने 3, एक तो अनुभव, अनुभव देखा कि भाई इस क्षेत्र में इस तरह की वनस्पति क्यों है, इस क्षेत्र में इस तरह की वनस्पति क्यों है। फिर उन्होंने उसका जननिक और अनुप्रयुक्त, तो ये 3 इसका शब्द है, इंग्लिश में क्या लिखा है, हाँ, तो देखिए इंग्लिश में थोड़ा आसान रहेगा समझने में। तो जननिक का लिखा है क्या, जेनेटिक, तो जेनेटिक मतलब क्या होगा, जीन, ठीक है। और अनुप्रयुक्त का मतलब होता है अप्लाइड। तो इन्होंने क्या किया, पहले अनुभव किया, फिर उसका जेनेटिक विश्लेषण किया, ठीक है, और उसको फिर अप्लाई किया और फिर एक निष्कर्ष पे पहुंचा, ठीक है, समझ गए। तो ये 3 याद रखिएगा कि कभी कभी ये भी पूछ लेता किस आधार पे उन्होंने दिया था। तो अनुभाविक वर्गीकरण प्रेक्षित किए गए विशेष रूप से तापमान एवं वर्णन, तापमान एवं वहाँ पर वर्षण होना चाहिए था, से संबंधित आंकड़ों पर आधारित होता है। इन्होंने क्या, आप इसके मान के चलिए आप किसी भी एरिया में जाएंगे तो आप अनुभव के आधार बता देंगे कि इधर कितना टेम्परेचर है, कितना बारिश होती है, ठीक है। एग्जैक्ट आप अगर विश्लेषण करेंगे तो फिर आप डाटा लेंगे, लेकिन अनुभव से बता देंगे कि वर्षा अधिक होती है और टेम्परेचर अधिक है। तो यही क्या लिखा कि अनुभाविक वर्गीकरण प्रेक्षित किए गए हैं विशेष रूप से तापमान एवं वर्षण से संबंधित आंकड़ों पर आधारित होता है। तो इनके जलवायु वर्गीकरण का जो मुख्य है वो तापमान और वर्षण ही है, यही 2 मुख्य है। वर्णन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है। वो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि ये लोग भी कभी कभी ले लेते हैं चिलम उलम। नीतीश जी वो अब बताइए, नीतीश जी के बारे में चर्चा चल रहा है, हम कहीं सुने, हमको बड़ा हंसी लगा, कहा है कि वो जो है क्या चांदी के चिलम रखते हैं। हम, अजीब हालत है यार। वो वैसे रील चल रहा है ये, वो तो हुक्का कहा जाता है उसको। तो रील में तो खैर अभी वो गाना भी बहुत सारा भोजपुरी में बन गया है, पलट गए लू चाचा कैसे कैसे ने, बहुत बढ़िया, काफ़ी चल रहा है। अच्छा है, चलिए ठीक है। अब जेनेटिक हम लोग बात कर रहे हैं, जेनेटिक मतलब जीन, जनिक। तो क्या लिखा है, जनिक वर्गीकरण जलवायु को उनके कारणों के आधार पर संगठित करने का प्रयास है कि इस क्षेत्र में क्या कारण है कि ऐसा जलवायु है, ठीक है। और जलवायु का अनुप्रयुक्त वर्गीकरण किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है कि हम अप्लाई करेंगे निष्कर्ष निकालने के लिए। तो ये 3 शब्द याद रखेंगे, अनुभविक, जनिक और अनुप्रयुक्त, और बेसिकली तापमान और वर्षण, तापमान और वर्षण का आधार पर उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया है। चलिए आगे हम लोग चलें। अब है कोपेन का जलवायु का वर्गीकरण। तो कोपेन द्वारा विकसित की गई जलवायु के वर्गीकरण को अनुभाविक पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग, क्या लिखा, अनुभाविक पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया गया है, बाकी सब है लेकिन इसका जैसे व्यापक उपयोग किया गया है, किया जाता है। कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की। अब देखिए यहाँ पे शब्द क्या लिखा है कि वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध। इन्होंने कहा कि भाई आखिर इस क्षेत्र में इस तरह की वनस्पति है,
इस क्षेत्र में इस तरह की जलवायु है, इसका मतलब दोनों में कोई ना कोई संबंध है। क्योंकि जहाँ अधिक वर्षा होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, अब हम लोग जानते हैं, तो वहाँ वृक्ष बहुत लंबा होगा। तो वही जब उस आधार उन्होंने देखा अनुभव के आधार पर, तो कहा कि भाई ऐसा कुछ संबंध तो दोनों में है। अगर ऐसा संबंध नहीं होता तो 50 डिग्री 60 डिग्री अक्षांश पे भी इसी तरह का वनस्पति होता, लेकिन वहाँ वनस्पति इस तरह का नहीं है, क्योंकि वहाँ क्लाइमेट भी ऐसा नहीं है। तो उन्होंने इस आधार पर निष्कर्ष पहुंचा कि जहाँ जिस तरह का क्लाइमेट है वहाँ उस तरह की वनस्पति है। उन्होंने तापमान तथा वर्षण लिखा, नहीं यहाँ पे वर्षण थोड़ा सा वहाँ पे मिसप्रिंट था, तो वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण संबंध स्थापित किया। ठीक है, और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया। तो मतलब कुछ डाटा लेके आंकड़ा लिया वर्षा का टेम्परेचर का, वर्षा एवं तापमान के मध्यमान, वार्षिक एवं मध्यमान, मासिक आंकड़ों पर, तो कुछ वार्षिक आंकड़ा लिया, कुछ महीने का मंथली आंकड़ा लिया। आधार पर आनुभाविक पद्धति है। उन्होंने जलवायु के समूह एवं प्रकारों की पहचान करने के लिए बड़े तथा छोटे अक्षरों का प्रयोग का आरंभ किया। सन 1918 में विकसित समय के साथ संशोधित हुई और ये पद्धति आज भी प्रचलित है। तो संशोधन इसके जलवायु में काफ़ी हुआ था, तो वो चलते रहता, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान और 1 वर्षण पर आधारित है। ठीक है, क्या लिखा है? 4, इनके 5 समूह है, जिसमें 4 तापमान पर है और 1 वर्षण पर आधारित है। कोपेन के जलवायु समूह एवं उनकी विशेषताओं को सारणी इतना में दिया गया। बड़े अक्षर ए बी सी डी और ई आर्द्र जलवायु को, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ए सी डी तथा ई आर्द्र जलवायु को। तो ये आर्द्र क्या होगा? जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, मतलब क्या, टेम्परेचर अधिक होगा, वही ना ह्यूमिडिटी अधिक होगा। अगर बारिश कहीं पे हो और टेम्परेचर ना हो तो ह्यूमिडिटी होगा या नहीं होगा? ह्यूमिडिटी वहाँ पे नहीं होगा भाई। बारसा आप देखिए, जैसे हमारा इक्वेटर है, सॉरी इक्वेटर नहीं, पोल, पोल पे पानी तो है, टेम्परेचर नहीं है, तो वेपरेशन नहीं होता है ना। लेकिन जहाँ पे टेम्परेचर होगा वहीं आर्द्रता होगी ना। तो इसलिए कहा गया यहाँ पे देखिए कि जो हम क्या लिखा कि 4 लिया है तापमान के आधार पे टेम्परेचर, और 1 लिया है वर्षण के आधार पे। तो ए सी डी और ई क्या हो गया? ये हो गया हमारा टेम्परेचर के आधार पे। तो टेम्परेचर अधिक होगा तो वहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा होगा। समझ गए ना कि ये ए सी डी ई क्यों लिया गया टेम्परेचर, ठीक। और बी को लिया गया है वर्षण पे, बी इसको लिया गया है वर्षण, बी को वर्षण के आधार पर लिया गया है। तो बी को बेसिकली कहा, हाँ अरे बता रहे हैं, एक सेकेंड भाई। बी वर्षण इसलिए है कि ड्राई क्लाइमेट, वहां पे वो मरुस्थल का इलाका लिया है, क्योंकि वहां पे बारिश हो ही नहीं रही है ना। ठीक है, तो वो लिया है बी कि वहां पे बारिश नहीं हो रही, इसलिए वहां पे ड्राई क्लाइमेट है, सूखा है। तो समझ गए ए बी सी डी ई क्यों लिया गया। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, इसको यहाँ पे क्या हुआ, बस इतना ही याद रखना है, बाकी सब समाप्त हो जाएगा। ए मतलब उष्णकटिबंध, जहाँ के महीनों का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, उष्णकटिबंध आप लोग जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी हमारा हो गया शुष्क जलवायु, क्या लिखा, वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण की अधिकता, मतलब मरुस्थल वाला इलाका। ठीक है, डेजर्ट हो गया। इसलिए कहा कि यहाँ पे कितना भी टेम्परेचर हो इस इलाके में, जब वर्षा है ही नहीं तो आर्द्रता नहीं होगा, ह्यूमिडिटी नहीं होगी ना, इसलिए इसको लिखा है ड्राई क्लाइमेट। अब हमारा एक सवाल है कि मरुस्थल का डेफिनेशन क्या होता है? मरुस्थल किसे कहते हैं? बारह से 13 डिग्री सेल्सियस क्या वर्षा? सेल्सियस में वर्षा कब से मापने लगे हैं भाई? क्या होता है? मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? हाँ, उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल। ठीक है, तो मरुस्थल का डेफिनेशन होता है कि जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो, उस क्षेत्र को हम मरुस्थल कहते हैं। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। 25 सेंटीमीटर से, सॉरी हाँ, सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसे हम लोग मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, इसीलिए 3 इडियट मूवी में भी दिखाया गया है कि हमारा जो लद्दाख का इलाका है वो क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। वो भी डेजर्ट है, मरुस्थल है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो ये है हमारा
मरुस्थल का डिफिनेशन। समझ गए? चलिए अब तीसरा हमारा आता है क्या, कोष्ण, मतलब सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और किंतु अधिक, तो ये कौन सा होगा हमारा कोष्ण, जो हमारा 40 के आसपास का है, भूमध्य सागर जलवायु से हम लोग कहते हैं। उष्ण हमारा क्या हो गया, उष्ण तो हमारा हो गया 30 तक ना, और 30 के ऊपर हम जाए, और ये जो हमारा बी है ये तो अलग ही मरुस्थल वाला इलाका हो गया, तो उससे ऊपर हमारा कोष्ण हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं शीतोष्ण। तो शीतोष्ण कहाँ है, यहाँ पे लिखा है ना कोष्ण शीतोष्ण, तो कितना डिग्री होगा, 35, 40, 45, ठीक है, समझ गए ना। फिर हमारा आता है कि डी, शीतल हिम वन जलवायु, तो वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने और औसत तापमान 0 अंश तथा 3 डिग्री से नीचे, मतलब 60, 65, 70 अक्षांश, समझ रहे हैं ना। और फिर लास्ट है हमारा ई, शीत, सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम, तो 80, 85 ध्रुव हो गया, तो एक इलाका होगा, कोई एक एग्जैक्ट नहीं होगा, तो अक्षांश के हिसाब से समझ गए। साउथ में ये उतना अप्लाई नहीं होता क्योंकि साउथ में लैंड नहीं है, कम है, ठीक है। अब एच दिया हमारा क्या, उच्च भूमि, तो उच्च भूमि मतलब जैसे हिमालय की हमारी अपनी जलवायु है, ठीक है। अब देखिए इसे अगर हम रॉकीज एंडीज की बात करें, तो रॉकीज एंडीज क्या है, इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के पास है, कहाँ पे रॉकीज किस देश में है, रॉकीज उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। तो ये अब देखिए वहाँ पे क्या इक्वेटर के पास है, लेकिन हाइट अधिक होने की वजह से वहाँ पे जो क्लाइमेट होना चाहिए था वो नहीं है। हमारे हिमालय में भी हम जैसे जैसे ऊंचाई पे चढ़ते जाते हैं तो वहाँ की क्लाइमेट चेंज होती जाती है, इसीलिए एच लिया है उसके लिए, समझ गए। तो ए बी सी डी ई एच, तो ए क्या होगा, ए हमारा टेम्परेचर के हिसाब से ए उष्ण कटिबंध, सिंपल याद रखना है। बी मरुस्थल हो गया, सी उससे ऊपर, बस ऐसे याद रखना है, सी उससे ऊपर, डी उससे ऊपर और ई उससे ऊपर। ए हो गया उष्ण कटिबंध हमारा, अब बी मरुस्थल, तो सी ए से ऊपर, ए से ऊपर क्या हो जाएगा 30 से ऊपर 40, डी सी से ऊपर और ई डी से ऊपर, समझ गए। इसमें याद करने कोई टेंशन नहीं है, तुरंत याद हो जाएगा, हो गया याद। और इसके बाद इन्होंने कुछ छोटे अक्षरों को लिया है जिसे एफ एम एस डब्ल्यू कहा जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि बी अक्षर शुष्क जलवायु को निरूपित करता है, बता चुके हैं। जलवायु समूहों को तापक्रम एवं वर्षा की मौसमी विशेषताओं के आधार पर कई उप प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसको छोटे अक्षरों द्वारा अभिहित किया जाता है। एक बड़ा अक्षर लिया है, एक छोटा अक्षर, इसे यहाँ पे देख लीजिए, ए एफ ए एम, ठीक है। तो छोटे अक्षरों में छोटे क्या, शुष्कता वाले मौसमों को छोटे अक्षरों एफ एम डब्ल्यू और एस द्वारा इंगित किया गया है। इसमें एफ हो गया शुष्क मौसम के न होने और एम हो गया मानसून जलवायु, डब्ल्यू हो गया शुष्क, ये हम बताते सिंपल ऐसे। पहला क्या हो गया हमारा एफ, दूसरा हो गया एम, तीसरा हो गया क्या हमारा डब्ल्यू और चौथा एस। एफ को याद रख लीजिए फुल टाइम रेन, मतलब सालों भर वर्षा, एफ फुल टाइम रेन, सालों भर वर्षा, एफ का मतलब होता है फुल टाइम रेन, सालों भर वर्षा, ठीक है। एम का मतलब होता है मानसूनी जलवायु, जैसे मानसून, जैसे भारत हो गया ना मानसून बरसात, एम का मतलब लिख लीजिए मानसूनी। एम मतलब हो गया मानसूनी, डब्ल्यू का मतलब हो गया विंटर ड्राई, विंटर ड्राई मतलब कि ठंडे में वहां पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। और एस का लिख लीजिए समर ड्राई, मतलब गर्मी में बारिश नहीं होती है। समर ड्राई कि गर्मी में बारिश नहीं होती, समझ गए। ये हो गया, तो बस ये चार याद रखना, एफ एम डब्ल्यू एस, ठीक है। तो एफ फुल टाइम रेन, एम मानसूनी, डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर, तो विंटर जो है शुष्क है, वहाँ पे ठंडी से हमारा इंडिया है, तो हमारे इंडिया में ठंडी के मौसम में ना के बराबर बारिश होती है,
ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ समर शुष्क नहीं होता, हमारे यहाँ समर में गर्मी के मौसम में जम के बारिश होती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे यही कहा गया कि कारण यहाँ की डब्ल्यू शीत ऋतु, और इसके नीचे भी कुछ यहाँ पे लिखा, हाँ, और एस शुष्क ग्रीष्म ऋतु को इंगित करता है। हम बताएं एस मतलब क्या, समर ड्राई, ठीक है। छोटे अक्षर ए बी सी तथा डी तापमान का उड़ता वाले भाग को, इस ए बी सी डी को याद मत रखिए, आप इससे आगे याद रखिएगा तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो बस वहाँ तक याद रखिए। जैसे हम लोग कभी करते हैं, कोई अगर सवाल होता है उसमें क्या करते हैं, के कांस्टेंट लगा देते हैं, तो वही ए बी सी डी सब कांस्टेंट है बस। बी समूह की जलवायु को विभाजित करते हुए एस्टेपिक तथा अर्ध शुष्क के लिए, अब देखिए जैसे मरुस्थल है हमारा, अभी हमने आपको क्या बताया कि मरुस्थल भी दो तरह का होता है। तो एक हमारा क्या हो गया, अर्ध शुष्क के लिए एस मरुस्थल, बी समूह जलवायु को विभाजित करते हुए एक एस्टेपी। एस्टेपी हमारा क्या होता है, एस्टेपी कहाँ पे है, कल बताए थे, एस्टेपी घास का मैदान है ना भाई, तो कहाँ होता है। बहुत शानदार जवाब, कल बताए हैं कि एसटीपी भाई, एसटीपी यूक्रेन में कल बताए हैं, यूरोप वाले क्षेत्र में। तो ये कह रहा है कि जो एसटीपी था अर्सूस का, उसके लिए हम एस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमने क्या बताया, अब देखिए 25 सेंटीमीटर से कम अगर बारिश होगी तो घास तो होगा ना भाई, कि घास नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि एसटीपी अथवा अर्सूस तथा मरुस्थल के लिए डब्लू, जो व्यापक बड़ा मरुस्थल है, तो उसके लिए बड़े अक्षरों को प्रयोग किया जाता है। जलवायु प्रकारों को सारणी इतना में दिखाया गया है, जलवायु समूह एवं प्रकारों का वितरण इतना सारणी में, ठीक है। तो ये समझ गए एस क्या है, एक डब्लू क्या है। तो बी का ये दो पार्ट है, बी का दो पार्ट, एक एस मतलब एसटीपी, एस से एसटीपी होता है, एस एसटीपी याद रख लीजिए, और डब्लू हो गया मरुस्थल के लिए, हाँ मरुस्थल का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए समूह ए उष्णकटिबंधीय जलवायु, तो यहाँ पर आप लोग पहले एक बार देख लीजिए, तब जयदेव कोपेन के अनुसार जलवायु के प्रकार